नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, पश्चिम बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष। दिलीप जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल दिलीप जी है कि 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, 6 फेजेस के चुनाव बाकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आगे जो फेजेस में चुनाव होने हैं वो तृणमूल कांग्रेस के गढ़ के तौर पे देखे जाने हैं। तो आगे आपके चुनाव लड़ने की, अन्य 6 फेजों में चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है? देखिए, सच बोले तो बंगाल में टीएमसी का गढ़ बोल के कुछ बचा ही नहीं है। अभी किसी का गढ़ नहीं है। बंगाल के लोग बहुत सजग हैं, राजनीतिक दृष्टि से बहुत जागरूक हैं। वो सोच विचार करके और अपना मतदान करते हैं। इस बार वही होगा जिस तरीके से शुरू हुआ, जिस ट्रेंड को हमने बनाया जंगल महल से, वो आगे धीरे आगे तक जाएगा। और लोगों में जो निर्भयता देखने को मिला, पिछले कई चुनाव में मैंने भी देखा, डर डर के लोग वोटिंग करते थे। हम भी बोलते थे चुपचाप कमल छाप। अभी तो जोरदार कमल छाप की बात कर रहे हैं हम, और उसका परिणाम भी हो रही है। लोग लाइन में खड़ा होकर सुबह से वोटिंग कर रहे हैं। आपको मालूम होगा, पहले फेज में 3-4 की मर्डर हुई, पहले दूसरे दिन हमारे 3 कार्यकर्ता की मर्डर हुई 4 दिन में। दूसरे फेज में भी 3-4 की मर्डर हुई। इतनी बम धमाका आदि, सेंट्रल फोर्स तक पीटा गया। तो इतना होने के बावजूद देखिए लोगों में कोई असर नहीं हुआ। लोगों ने मन बना लिया कि परिवर्तन होना है, और सुबह से जाकर लाइन में खड़ा होकर दोपहर तक वोटिंग हो ही जाता है। तो ये जो जोश है, जो उत्साह है, इसको रोकने के लिए किसी के पास ताकत नहीं है। और सेंट्रल फोर्स भी काम कर रही है, और चुनाव कमीशन भी बहुत सतर्क हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी और ईवीएम का साथ तीनों का टारगेट कर रही है। लेकिन अलग एक स्थिति में यहाँ चुनाव हो रही है, और मजा भी आ रहा है लड़ने में। लोगों में भयंकर उत्साह है, गांव से लेकर शहर तक। देखिए, इसलिए साउथ चुनाव कई बार हम लोग यहाँ सफल नहीं हुए थे आज तक। इसलिए ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ कमजोर है, जीतेंगे नहीं। पिछले लोकसभा के बाद 2 साल लगातार हमने प्रयास किया, जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। और आज मैंने भी 5 कार्यक्रम करके आया साउथ चुनाव में। जो उत्साह देखा मैंने कभी नहीं था। 3 उसमें रोड शो था, 2 पब्लिक मीटिंग थी, सब में उत्साह का वातावरण था। इसलिए परिवर्तन सार्विक होगा। दिलीप दा, आखिर ऐसा क्या बदला पिछले 3 सालों में? बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी जान झोंक दी इस विधानसभा चुनाव में। गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आखिर पिछले 3 साल में ऐसा क्या बदला कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में सत्ता की प्रमुख दावेदार के तौर पर देखी जा रही है? देखिए, एक तो बंगाल हमारे लिए बहुत बड़ी एक सेंटिमेंट की बात है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की जन्मस्थली है, जनसंघ का स्थापना हुआ है। और ये बंगाल का जनक भी श्यामा प्रसाद है, बांग्लादेश से तोड़ के लाए थे, पाकिस्तान से। इसलिए इसको किसी भी कीमत पर जीतना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया था। यहाँ की राजनीति की धारा है, उसको समझ नहीं पा रहे थे। हमारे नेता जो थे पहले बहुत श्रेष्ठ स्तर के नेता थे, लेकिन राजनीतिक रूप से उतना सफलता उनको नहीं मिला है। भगवान की कृपा रही, मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद केंद्र में माननीय अमित भाई का जो दूरदर्शिता है, और सारे नेताओं का सहयोग और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण लोगों का मन हमने जीता है। आशीर्वाद मिला है। 18 सीट हमने पार्लियामेंट में जीत के दिया है। तब से लोगों को मन में लगा कि अब भाजपा जीत जाएगा। हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो उसका परिणाम है कि पिछले 2 साल इतना लड़ाई किया हम लोगों ने, हर जगह भाजपा देखने लगा है। और जिस प्रकार हिंसा और राजनीति यहाँ होती थी, उसको भी काफ़ी दूर तक हमने प्रोटेक्ट करने में सफल हुए। इसका परिणाम हो कि 140 कार्यकर्ताओं की हमारी बलिदान हुई है इस हिंसा के कारण। लगभग 30,000 केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पर चल रहे हैं, ज़्यादातर फॉल्स केसेस है। और उसमें क्या नहीं है, ड्रग्स का है, मर्डर का है, आर्म्स का है, कुछ भी दे देते हैं। हजारों लोग घर के बाहर हैं, हजारों लोग जेल में हैं, फिर भी लड़ाई में कोई कमी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर बच्चा चोरी का भी इल्जाम लगा। कैलाश जी, माननीय अमित भाई, किसके ऊपर? खाली प्राइम मिनिस्टर को शायद छोड़ कर रखे इन लोगों ने। तो ये लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। और आज नहीं, 45 साल से यहाँ लोग पंचायत चुनाव में पर्चा नहीं भर सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी और जो कॉरपोरेशन चुनाव होता है, लगभग 125 ऐसा है कॉरपोरेशन, वो 2 साल से वहाँ चुनाव नहीं हुआ है। लोगों की जो राजनीतिक अधिकार को छीना जा रहा है, इसका अगेंस्ट में इस बार वोटिंग कर रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ है, हालांकि इसकी सत्यता इंडिया न्यूज नहीं करती, पुष्टि नहीं करती, लेकिन उसमें ऐसा बीजेपी का कहना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कि कैसे कट मनी का जो कल्चर है बंगाल में, वो साफ साफ दिखता है और वो ममता बनर्जी के भतीजे को भी इंडाइट करता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये इतना आम बात है ना। बात सही है कि कोई डॉक्यूमेंट के तौर पर आया है, ऑडियो वीडियो ये सब आ रहा है, लेकिन ये एक एक व्यक्ति जानता है यहाँ गाय तस्करी कैसी होती है, कोयला, बालू, पत्थर का कैसे चोरी होता है, उसमें हजारों करोड़ का लेन देन होता है। और कौन उसमें लिप्त नहीं है? राजनीतिक नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी से लेकर के सरकारी अधिकारी और पुलिस, सब लोग मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चलता है। उसमें कई लोगों का जीविका भी होता है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय संपत्ति का जो लूट होता है यहाँ, इसकी बंद होनी चाहिए, लोग समझते हैं। इसका पैसा राजनीति में
प्रयोग होता है राजनीति को प्रभावित करने के लिए, वो सोशल क्राइम में भी जाता है। इसलिए इसको किसी कीमत पर बंद करना चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी, या तो लोग इसी में जुड़ जाते थे। आज मोदी सरकार ने इस पर हाथ डाला है, बंगाल के लोग खुश हैं। राजनीति को भी परिष्कृत करना चाहिए, समाज को भी परिष्कृत करना चाहिए। एक मौका आया है, इससे जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है और जल्दी होनी चाहिए। और इससे लोगों को माने आप कल्पना नहीं कर सकते जितनी लीगल माइंस है कोयला का, उससे ज़्यादा इलीगल माइंस है। और वो जो माफिया है जिनके नाम आप सुन रहे हैं, जिनकी पूछताछ हो रही है, ढूंढाई हो रही है, इतनी आधुनिक मशीनें वहाँ हैं कि जो सरकार के पास नहीं है। तो इसलिए इसको बंद करना चाहिए और देश की इकोनॉमी इस पर प्रभावित होती है। तो मुझे लगता है सही दिशा पे चल रही गाड़ी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि जब भी चुनाव आता है तभी कैसे केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, चुनाव के पहले कुछ नहीं होता और चुनाव के वक्त ही सारी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय होती हैं। इस तरह के वीडियो और ऑडियो और तमाम तरह के छापे, समन की एनआईए से आपको इन्वेस्टिगेट करेगा, ईडी आपको इन्वेस्टिगेट करेगा। आखिर ऐसा चुनाव के वक्त ही क्यों होता है? देखिए, बंगाल में पिछले 5 साल पहले, उसके पहले से शुरू हुआ नारदा शारदा वाला केस, लगभग 250 चिट फंड ऐसे हैं, 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपया का घपला हुआ है। और उसमें ज़्यादातर गरीब लोग हैं, बेचारे इनका सारा कुछ लूट गया। तो उसी समय 2016 चुनाव के पहले से पार्लियामेंट में ना हम लोगों ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार सीबीआई ने इसका छानबीन शुरू किया, वो चल रहा है। और देखिए, पिछले 5 साल तक लगातार लोगों को बुलाना, पूछताछ करना चलता रहा। उसमें सरकारी अधिकारी भी है, जो अनुसंधान संस्था है उनके अधिकारी भी है, और राजनेता भी है। उसके बाद फिर नया नया ये सब आने लगा, ये तो जानते थे लोग। सरकार ने हाथ डाला और फिर इसकी पूछताछ हुई। कई लोग भाग चुके हैं, कौन बोलता है विदेश चला गए हैं, लेकिन कार्रवाई लगातार हो रही है। जिनको लगता है चुनाव तो हमारे यहाँ साल भर होता रहता है, अब उसको चुनाव के साथ जुड़ देंगे तो कभी इसका समाधान नहीं होगा। मुझे जो लग रहा है कि सही दिशा में चल रहा है, समाधान जल्दी होना चाहिए। लोग इससे अपने को अलग करना चाहते हैं। लेकिन दिलीप घोष जी, जिस तरह से शारदा चिट फंड का आपने नाम लिया, वहां पर कई लोग तृणमूल कांग्रेस में थे, उनके ऊपर सीबीआई रेड चली, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चला, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली स्थिति उनके लिए एकदम सामान्य हो गई। तो तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। यदि आप तृणमूल में हैं तो आपके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी, यदि आप वहां से बीजेपी चले जाते हैं तो एकदम आप गंगा जल की तरफ पवित्र हो जाएंगे। नहीं यार, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ठीक नहीं है। आप जितने भी नेता हमारे पास आए जिनका ऊपर केसेस था, किसी का केस खत्म नहीं हुआ है। और इस बीच सबके पास समन भी आया है, सब लोग जाके मिलके अपने बातचीत करके अपने तरफ पक्ष रखा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में चला गया तो बदल गया है। वो संस्थाएं अपना काम कर रही है, कोर्ट अपनी काम कर रही है, और उन पर हमारी भी भरोसा है, पब्लिक की भी भरोसा है। और मुझे लगता है कि एक दिन न एक दिन बहुत जल्दी ही इसका समाधान होगा। आपने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस माफियाओं की पार्टी है और उनके यहाँ कटमनी, गुंडा, प्रोटेक्शन टैक्स और इस तरह के तमाम अवैध रूप से वसूली की जाती है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि आप लोग बाहर से, बीजेपी बाहर से गुंडे आयात कर रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जिन लोगों का ऊपर अनुसंधान चल रहा है, ऐसे लोग, और जो उनका लीडर बन के बैठे हैं, युवा मोर्चा का, युवा तृणमूल का वाइस प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा माफिया माना जाता है। कितना 1000 करोड़ रुपया लेन देन करते हैं। सारा गाय तस्करी से, बॉर्डर से लेकर कोयला तक, बालू तक, सब कुछ उनके हाथ से होता है। और सरकारी जो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसमें भी जो लेन देन होता है उनके हाथ से होता है। और लोग जानते थे, ऐसी बात नहीं, कोई नहीं जानता था, इसकी हिम्मत नहीं होता था। पुलिस का हिम्मत नहीं कि ये कंप्लेन ले ले, कोई कार्रवाई कर दे। आज जब सेंट्रल एजेंसियाँ कर रही है, लोग खुश हैं। और भी बहुत लोग ऐसे हैं, और अपने आप उन लोगों ने एविडेंस दे रहे हैं, और उनको निकालना चाहिए। इसीलिए माफिया, गुंडा, देखिए राजनीति में इनका जगह होता ही है, लोग उपयोग करते हैं। यहाँ सीपीएम भी था, गुंडों को लेकर वोट कराता था, जो भी करता था, लेकिन एक सीमा तो उनको था एंट्री। आज तो टीएमसी ने उनको सारा नेता बना दिया है, पार्टी का हाथ उनके हाथ में पार्टी दे दिया है। इसीलिए समाज में दूर दूर तक हिंसा और भ्रष्टाचार छा गया है, जो बंगाल की परंपरा संस्कृति के विपरीत है। पंजाब, वेस्ट बंगाल में 8 चरणों का चुनाव हुआ है, लेकिन एक सीट जिसपे सबकी निगाहें टिकी हैं दिलीप जी, कि वो है नंदीग्राम की सीट। नंदीग्राम की सीट में बीजेपी ने भी पूरी जान झोंकी। ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़कर बीजेपी को चुनौती दे रही। आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम में किस तरह का चुनाव हुआ और नंदीग्राम के चुनाव का परिणाम कितना निकलेगा? नहीं, देखिए, नंदीग्राम स्वाभाविक रूप से आज जो टीएमसी सत्ता में है उसकी परिवर्तन नंदीग्राम से शुरू हुआ था। और उसमें उस समय उन लोग भी बहुत बड़े पार्टी नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हमने भी भरपूर प्रयास किया। ममता बनर्जी को घुसने नहीं दिया जाता था, रास्ते में बैठी रहती थी। हमारे माननीय आडवाणी जी, राजनाथ जी, सुषमा जी, ऐसे लोग उनका हाथ पकड़ ले जाते थे, शायद उनको याद होगा। तो चलो, जो भी हुआ, आंदोलन हुआ, उससे परिवर्तन हुआ राजनीतिक। लेकिन उसमें नेतृत्व करने वाला सबसे सामने शुभेंदु अधिकारी थे।
और उनकी खून पसीना से पार्टी सत्ता में आई, सरकार बनी। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती थी वहाँ। आंदोलन में अधिकारी परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज उनको गद्दार बोला जा रहा है। और साथ साथ ममता बनर्जी भी आज जब परिस्थिति विपरीत हुई उनकी, तो उस आंदोलन का लाभ लेने के लिए वहाँ चुनाव लड़ने गई है वो। और शुभेंदु अधिकारी जो कई बार वहाँ से लोकसभा विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वो भी वहाँ स्वाभाविक रूप से हैं। और मुझे जो लग रहा है, पहले से शुभेंदु बाबू 10-12 साल से उन लोगों के साथ हैं, स्वाभाविक है कि लोग उनके साथ रहेंगे। ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि पुरानी सीट नहीं जीत सकती है, नया सीट निश्चित नहीं है कहाँ सेफ सीट है, तो वहाँ गए कि उसका जो परिणाम, जो पुराना आंदोलन का जो इतिहास रहा, उसका लाभ लेके जीतेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ के लोग उनको स्वीकार करेंगे। अब ममता बनर्जी का एक आरोप ये भी है कि उनका कहना है कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जैसे नारों की बात करता है, महिलाओं की सम्मान की बात करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रैली में दीदी ओ दीदी करके कमेंट दिया, उनका कहना है कि ये पश्चिम केवल ममता बनर्जी का अपमान है, बल्कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है। आप देखिए, दीदी को दीदी बोलने से अपमान होता है। आजकल तो सब लोग उनको पीसी बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर तो पीसी नहीं बोल सकते हैं, सम्मान से दीदी बोले। दूसरा कोई बोले तो अपमान है। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बोल सकते पीसी? क्यों बोले? दीदी पहले से ही है। हम तो रोज नहीं स्टैंड बदलते हैं। ममता बनर्जी को ही बोलती हैं कि मेरा गोत्र है मामाटी मानुस। पिछले दिनों बोले कि मैं आंदोलन गोत्रों से मेरा जन्म हुआ है। अभी बोलते हैं ओरिजिनल है मेरा सांडीलो गोत्र। ऐसा नहीं करते हम लोग। दीदी तो दीदी है और सम्मान के साथ दीदी बोलेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें बिगड़ने की क्या है? तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी आज हर चीज से उनका चिढ़ है, क्योंकि वो हार रही है, पब्लिक उनको छोड़ के चली गई है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। इसलिए हर बात में वो गलत चीज देखते हैं, उसका प्रतिवाद करते हैं। मैं पूछता हूँ, ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या शब्द प्रयोग करते हैं? सभ्य जगत में ऐसे चलता है? आज नहीं, 2014 का आप याद करिए, उस समय क्या क्या शब्द प्रयोग सब याद है लोगों को, वीडियो भी मिल जाएगा। तो अगर उनको दीदी बोल के हाँ मजाक से बोले होंगे तो घबराने की क्या है? आप बोलिए ना उसी ढंग से। राजनीति में हंसी मजाक भी होनी चाहिए, लेकिन एक नीचे स्तर तक जाके भाषा का अपशब्द प्रयोग करना, गाली गलौज करना, मुझे लगता नहीं। दीदी और दीदी आपके हिसाब से मजाकिया संबोधन था? स्वाभाविक है, मतलब लोग मजा भी ले रहे थे, लेकिन दीदी की जो सम्मान है उसका तो कभी चोट आने नहीं दिया हम लोगों ने, उसका गरिमा को नीचे नहीं किया है। दीदी बोल के संबोधन करता, और सारे लोग आज तक दीदी को सब लोग करते हैं, करते भी, लेकिन दीदी को उसमें तकलीफ क्यों हो रही है? दिलीप जी, एक आखिरी सवाल। ये कहा जाता है कि बीजेपी में एज अ पार्टी तो आप फाइट कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। अभी प्रधानमंत्री ने एक रैली में आपकी जबरदस्त तारीफ की, तो क्या हम मान सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं 5 साल से ज़्यादा हो गया प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, तो मैं मेरे योग्यता के अनुसार काम करने का प्रयास किया और मेरे जो कार्यकर्ता साथ में हैं उनको साथ लेके काम किया मैंने।